Good morning, students. Today we are going to start our new unit, that is unit number 14, biomolecule. Last video lecture we have completed our unit number 13, that is organic compounds containing nitrogen. So today we will start our new unit, which is biomolecules. Okay, बायोमोलिक्यूल जो यूनिट है वो लगभग रिलेटेड होती है आपकी बायोलॉजी, दैट्स मीन लिविंग सिस्टम से. बायोमोलिक्यूल्स मीन्स द मोलिक्यूल्स विच आर रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल सिस्टम और लिविंग बींग्स. बायो डील्स विद जनरली लिविंग सिस्टम्स. तो मोलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर रिलेटेड टू दी molecules or compounds which are related to the living systems or living being systems are generally known as biomolecules. या फिर एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं? बायोमोलिक्यूल्स वो लाइफलेस, मतलब वो खुद में कोई लाइफ नहीं होती, लाइफलेस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, जो किसके काम आते हैं? किसी भी लिविंग सिस्टम को मेंटेन करने पे और उसको डेवलप करने के जो काम आते हैं उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, मीन्स वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वो लाइफलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो कि लिविंग सिस्टम की लाइफ का बेस होते हैं उन्हें जनरली हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. बायोमोलिक्यूल्स आर द लाइफलेस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच आर बेसिस ऑफ द लाइफ, विच आर बेसिस ऑफ लाइफ. लाइक बायोमोलिक्यूल का एग्जांपल मैं बताता हूँ. कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है, डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. मतलब ये किसके एग्जाम्पल है? बायोमोलिक्यूल्स के, उन मोलिक्यूल्स के जो कि किसी भी लिविंग सिस्टम का बेस होते हैं. और नॉट ओनली द बेस, दे ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग सिस्टम. उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल. जैसे किसी भी ट्री को ले लो या प्लांट को ले लो, प्लांट का जो मेन पार्ट होता है, जो तना होता है, उसका मेन बॉडी होती है, वो सबसे ज़्यादा किस कंटेंट से मिलके बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी होती है. ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? प्रोटीन का होता है. उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में काम कौन आता है? डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स काम आते हैं. तो वो कह रहा है कि बायोमोलिक्यूल्स जनरली लाइफलेस कॉम्प्लेक्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग सिस्टम की लाइफ का बेस होते हैं. और नॉट ओनली द बेस, दे ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग सिस्टम्स. तो मैं अगर बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करूं, बायोमोलिक्यूल्स दीज आर लाइफलेस कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बड़े सब्सटेंस होते हैं, साइज इनका बड़ा होता है. कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स विच आर द बेसिस ऑफ लाइफ of a living system, basis of the life of a living system, and also responsible for growth, development and maintenance of life, है ना. इनको जनरली हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. बायोमोलिक्यूल जनरली कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को ही नाम दिया गया है. जो केमिकल सब्सटेंसेस क्या काम करते हैं? वो करते हैं कि भाई आपकी जो लिविंग सिस्टम्स हैं उनकी लाइफ का बेस होते हैं, मेन पार्ट होते हैं. किसी भी ह्यूमन बॉडी को देख लीजिए, उसका जो मेन पार्ट है यानी बॉडी जो जिससे बन के मिल के बनी होती है वो आपके केमिकल सब्सटेंसेस हैं. आपकी पूरी बॉडी किससे मिल के बनी हुई है? केमिकल सब्सटेंसेस है. लाइक सबसे सिंपल बोन, हड्डियाँ कैल्शियम के कंपाउंड से मिल के बनी होती है. तो कैल्शियम कंपाउंड आपके क्या कहलाएंगे? वो बायोमोलिक्यूल्स कहलाएंगे. ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी की स्किन को देखा जाए, वो प्रोटीन से बनी होती है. ठीक है, तो वो भी क्या हो गए? बायोमोलिक्यूल्स हो गए ना. प्लांट्स की अगर मैं प्लांट्स का जो मेन पोर्शन देखूँ वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है. सो वो भी क्या है? बायोमोलिक्यूल्स हैं. तो एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल कोई बड़ी चीज़ नहीं है. बायोमोलिक्यूल वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो किसी भी लिविंग सिस्टम की लाइफ का क्या होते हैं? बेस होते हैं. एग्जाम्पल्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोमोलिक्यूल. सिलेबस की जहाँ तक बात करूँ इस यूनिट का, पहला टॉपिक होता था कार्बोहाइड्रेट्स.
First topic was carbohydrate. Second topic is amino acids and proteins. Amino acids and proteins. And next portion of the unit is vitamins. And last is nucleic acids. This is the portion of unit. ये पोर्शन 4 टॉपिक्स इस यूनिट में दिए गए थे, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. नेक्स्ट पोर्शन इज अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स के बाद आपका आएगा विटामिन्स एंड नेक्स्ट पोर्शन इज न्यूक्लिक एसिड्स. क्लियर? न्यूक्लिक एसिड्स. सो कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है उसके अंदर पहले मुझे पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन टू कार्बोहाइड्रेट. इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन टू कार्बोहाइड्रेट. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, that is monosaccharide. Structure of glucose and fructose. After that topic आता था structure of disaccharides, that is sucrose, maltose and lactose. और आखिरी में आता था structure of polysaccharides. यूनिट्स में आपके आते थे स्टार्च और सेल्यूलोज. इनका स्ट्रक्चर जनरली हमें पढ़ना था यहाँ पे. आफ्टर दैट अमीनो एसिड्स और प्रोटीन वाला पोर्शन था. इसमें सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन टू अमीनो एसिड, इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स. सेकंड टॉपिक आता है प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है एंड क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स और उनकी क्लासिफिकेशन. आफ्टर दैट आएगा आपका क्लासिफिकेशन के बाद डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स. आफ्टर दैट विटामिन्स, डिफरेंट विटामिन्स, देयर केमिकल नेम, यूज एंड द डिजीज caused by deficiency. डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती हैं. इन द लास्ट न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर मुझे पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इट्स प्रॉपर्टी. डीएनए की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड फॉर्मेशन. ये कंप्लीट सिलेबस होता हमारा हमें बायोमोलिक्यूल यूनिट्स का. बायोमोलिक्यूल यूनिट्स में ये कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करना होता था हमें, जो कि एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग लिखा गया. अब इसमें से जब 30% सिलेबस हर बार रिड्यूस किया गया है, देन वी डोंट हैव दीज 2 टॉपिक्स. स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स, दैट इज डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज. एंड वी डोंट हैव द टॉपिक ऑफ पॉलीसैकेराइड, दैट इज your starch and cellulose. After that, vitamin topic is completely reduced from the syllabus. Vitamin topic is completely removed from the syllabus. इस सिलेबस में से आपका विटामिन टॉपिक कंप्लीटली हटा दिया गया है. दिस इज नॉट इन द सिलेबस. डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस. एंड डीएनए एंड अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यही हमें पढ़ना है. एक बार देख लीजिए जो टॉपिक मैंने बताए, कौन कौन से आपके टॉपिक सिलेबस में है और कौन से टॉपिक अभी आपके पर्टिकुलरली सिलेबस में लिखे नहीं गए. ओके, तो मेन पोर्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ये 3 टॉपिक पढ़ने हैं. कार्बोहाइड्रेट से भी आपका पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड को रिमूव कर दिया गया, दैट इज सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज. स्टार्च एंड सेलुलोज, दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस. वी हैव टू स्टडी ओनली कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फिर तो बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन मिल गया. बायोमोलिक्यूल्स आर दोज लाइफलेस केमिकल कंपाउंड्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ और विच आर द बेसिस ऑफ लाइफ, ग्रोइंग द लाइफ, डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ एंड मेंटेनेंस ऑफ द लाइफ. दे आर रिस्पॉन्सिबल. वन ऑफ द बायोमोलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट.
कार्बोहाइड्रेट। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? देखो ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, old definition of carbohydrate suggests that this word can be divided into two parts. Carbohydrate word can be divided into two parts. Carbo means carbon and hydrate means water. The hydrates of carbon are generally known as carbohydrate. According to the old definition, the hydrates का मीन्स होता है जहाँ पे आपका H2O प्रेजेंट होता है ऑफ कार्बन। Hydrate of carbon are generally known as hydrocarbons. Hydrates of carbon are generally known as hydrocarbons, or the biomolecules having carbon, hydrogen and oxygen as main atoms, ठीक है। The biomolecules having carbon, hydrogen and oxygen as main atoms are generally known as carbohydrate. Clear? First definition, they are known as hydrates of carbon, and or second definition of in the old pattern was that the biomolecules or the chemical compounds which having only carbon, hydrogen and oxygen, which forms the formula of, which gives formula of CxH2OY। CxH2OY, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। C का मीन्स कार्बन के साथ में H2O यानी वाटर लगा हुआ है। कितने मॉलिक्यूल कितने भी हो सकते हैं, Y मॉलिक्यूल किसके लगे हुए हैं, वाटर के लगे हुए हैं, और इसको मैं क्या बोलूँगा, कार्बोहाइड्रेट। ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा ही मान के चलता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ग्लूकोज, आप सभी को छोटी क्लास से पढ़ते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होगा वो होगा C6H12O6। C6H12O6। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस, CxH2OY, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। ये फॉर्मूला किसका होता है, हाइड्रेट मीन्स वाटर ऑफ कार्बन का ये हाइड्रेट है जहाँ पे H2O प्रेजेंट है और कार्बन प्रेजेंट है। देखो कार्बन को C6 एज इट इज लिखा, H और O को मिला के मैंने बना दिया H2O, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ था C6H12O6, इसको मैं चेंज करता हूँ किसकी फॉर्म में, हाइड्रेट ऑफ कार्बन की फॉर्म में। कार्बन कितना रख दिया, 6, हाइड्रोजन कितने का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बनाया, वाटर। और क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, 6। क्यों, जब मैं अंदर 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12, और 6 1 से 6 हो जाएगा, यानी फॉर्मूला वापस क्या आ जाएगा, C6H12O6। तो ये क्या हो गया, एक हाइड्रेट ऑफ कार्बन जिसका नाम है ग्लूकोज। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11, C6H22O11। कोइंसिडेंटली यहाँ x की वैल्यू भी 6 है या y की वैल्यू भी कितनी होती है, ऊपर 6। C6H2OY का फॉर्मूला लिखा था, C6H12O6 है, तो फॉर्मूला बन गया C6H2O6, और ये x और y दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C12 एज इट इज H2O11। कैसे, जब 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 से तो बन जाएगा 22 हाइड्रोजन्स। 11 जब 1 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होगा वापस कितने बन जाएंगे, ऑक्सीजन 11। तो दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स विच सेटिस्फाई द फॉर्मूला ऑफ CxH2OY। मीन्स मैं जो आपके मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, उनका जर्नल फॉर्मूला लिख सकता हूँ CxH2OY। दिस वॉज द ओल्ड डेफिनेशन, बट देर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स whose formula is CxH2OY, but they are not the कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फार्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल CH3COOH, दिस इज द एसिटिक एसिड विच इज़ नॉट द हाइड्रोकार्बन, और इसके फॉर्मूले को लिख सकता हूँ, देर आर 2 कार्बन्स, देर आर 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन, देर आर 2 ऑक्सीजन। क्लियरली, कार्बन कितना, 1, टोटल कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन कितना, 3 + 1 4, ऑक्सीजन कितना, 2। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज लाइक C2H2O2, लिखा जा सकता है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा, 4 है मेरे पास, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा,
2 बनेगा। तो ये यानी फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4O2, और इसको लिख सकता हूँ C2H2O यानी हाइड्रेट ऑफ कार्बन, बट इट इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन, बट इट इज़ नॉट हाइड्रोकार्बन। ये क्या नहीं होना, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन सॉरी हाइड्रोकार्बन नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स। इट इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट, सॉरी थोड़ा सा चेंज करना, कहीं अगर मैंने हाइड्रोकार्बन बोल दिया हो तो कार्बोहाइड्रेट है वो, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोकार्बन की आदत हो रखी है ना, तो ये कार्बोहाइड्रेट आपका। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज दैट द हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स आर जनरली नोन एज कार्बोहाइड्रेट। Hydrates of carbon are basically known as carbohydrates. Carbohydrate are those biomolecules in which carbon, hydrogen and oxygen atoms are main atom, are present as main atom and they forms the formula of CxH2O. Why? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एज ए मेन एटम जहाँ प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मूला क्या बनाते हैं, CxH2O. Why? They are basically known as carbohydrates. Hydrates of carbon. In the same way, example glucose C6H12O6, इसको लिख सकता हूँ मैं C6H2O6 की फॉर्म में। सुक्रोज C12H22O11, तो ये क्या C12H2O11, क्लियर। बट दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन वॉज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स which are not the carbohydrates but follow the formula like CH3COOH, तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो करते। देर आर मोर मॉलिक्यूल्स लाइक C5H10O4, दिस इज द मॉलिक्यूल डीऑक्सी राइबोज सुगर, दिस इज द डीऑक्सी राइबोज सुगर विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, दिस इज ए सुगर विच इज कार्बोहाइड्रेट। सुगर मीन्स ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज carbohydrate, but do not follow the formula of CxH2O. I cannot write like this. इस फॉर्मूले को कैसे नहीं लिखा जा सकता, it cannot be represented in the form of this because अगर आपने कार्बन 5 कर भी दिया और H2O लिख भी दिया तो Y कितना लिखोगे, Y अगर आपने 5 लिखा तो ये 5 2 जा 10 बन जाएगा, है मेरे पास। लेकिन ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, और ऑक्सीजन है कितने मेरे पास, 4। तो मतलब मैं इस फॉर्मूले में इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। फिर से सुनो, this molecule is known as deoxyribose sugar which is present in DNA, deoxyribose sugar which is present in DNA and it is the sugar 100% क्या हो गई, कार्बोहाइड्रेट। बट इसका फॉर्मूला क्या नहीं होता, CxH2O. क्यों, अगर तुमने गलती से लिखने की कोशिश करी, कार्बन 5 लिख दिए, 5 कार्बन, H2O को अगर तुमने बनाया 5 लिख दिया तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन है मेरे पास, 5 × 1 ऑक्सीजन कितने बने, 5 है मेरे पास, कितने, 4। तो ये तो गलत बात होगी, ये नहीं लिखा जा सकता। तो डेफिनेशन में कहीं ना कहीं कमी थी, इस डेफिनेशन में कहीं ना कहीं कमी थी और उस कमी को मुझे रेक्टिफाई करना था। सो एक दूसरी मॉडर्न डेफिनेशन दी गई। ओल्ड डेफिनेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड डेफिनेशन आई जिसको मैं बोलता हूँ मॉडर्न डेफिनेशन। Modern definition. According to this definition, carbohydrates are optically active polyhydroxy aldehydes और कीटोन्स। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए गए हैं, उनके हर वर्ड का कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग जरूर है ना। बहुत सारे वर्ड लिखे गए हैं, उनको एक एक करके पढ़ता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, वर्ड आता है ऑप्टिकली एक्टिव। व्हाट आर द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर SN2। SN1 और SN2 यूनिट में रिएक्शंस जब पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे एक करवाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन, और उसमें बोला था कि एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मान लो दिस इज द बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग लाइक दिस, ये एक लाइट है जिसके वाइब्रेशंस ऐसे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये लाइट जब किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन के अंदर से पास होती है, वो अपने परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल से या तो लेफ्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है।
जब भी ये लाइट, जिसको हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, और वो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास होती है और अपने पाथ से या तो लेफ्ट में या फिर राइट में रोटेट हो जाती है, उस सॉल्यूशन को हम फिर क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड विच कैन रोटेट ए प्लेन पोलराइज लाइट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड सॉल्यूशन। एक कंपाउंड जिसका सॉल्यूशन किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट या लीनियरली पोलराइज लाइट को अपने नॉर्मल से किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सॉल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। दो टाइप के ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर। पहला आइसोमर होगा स्मॉल डी, दूसरा होगा स्मॉल एल, प्लस और माइनस। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब है मोर देन वन OH यानी अल्कोहलिक ग्रुप्स, जहाँ पे मोर देन वन अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे और उसके साथ में या तो CHO एल्डिहाइड होगा या C डबल बॉन्ड O, और उसके दोनों साइडों को कार्बन लगे हुए मिलेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम जनरली क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट। बहुत लंबी सी डेफिनेशन लिख दी इसने। कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, दीज आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट डेफिनेशन है। जैसे मैं एक बार ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है CHO और नीचे लगा हुआ है CH2OH। स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना भी है, कैसे आता है ये भी पढ़ना है हमें, ठीक है, क्लियर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, ये ऑप्टिकली एक्टिव कब होंगे, जब इनके पास कायरल कार्बन्स प्रेजेंट होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव जर्नली तब बनते हैं जब इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, कायरल कार्बन। और यस, यहाँ पे पहला कायरल मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए ये कायरल कार्बन है। टोटल कितने कार्बन है, 4 कायरल कार्बन है। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। पॉलीहाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी। कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। या तो एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा, इट इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको क्या कह सकता हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स की पहचान होगी मोर देन 1 तो हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेंगे, OH ग्रुप मिलेंगे, या तो उसके टर्मिनल पे एल्डिहाइड होगा या उसके पास क्या प्रेजेंट होगा, कीटोन प्रेजेंट होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। या तो डी आइसोमर बनाएंगे या फिर एल आइसोमर। ऐसे कंपाउंड्स को जनरली मैं क्या बोलता हूँ, आपका कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। ओके, क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। अब आते हैं क्लासिफिकेशन। पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स, कितनी सैकेराइड यूनिट्स उसके पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सैकेराइड यूनिट्स उसके पास प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग सैकेराइड यूनिट कितनी प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी है, क्लासिफिकेशन। जनरली सैकेराइड किसको बोला जाता है, सैकेराइड्स आपके जो होते हैं वो होते हैं शुगर। सैकेराइड का जनरली वर्ड मीनिंग क्या होता है, शुगर। अगर मैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड जो होता है उसका वर्ड मीनिंग होगा शुगर, कितनी शुगर यूनिट्स आपके वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर मैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट को, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसको हाइड्रोलाइज करूं और वो छोटी छोटी यूनिट्स में, स्मॉलर यूनिट्स में यानी शुगर यूनिट्स में टूट जाए, किस में टूट जाए, शुगर यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाए, तो कितनी शुगर यूनिट्स में वो ब्रेक डाउन होता है उसे जनरली क्या बोला जाता है, उसकी सैकेराइड्स। जैसे सुक्रोज है, हाइड्रोलाइज किया, वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 पार्ट्स में टूट गया। सिंपल सा एग्जाम्पल है, सुना भी होगा, सुक्रोज है आपका, हाइड्रोलाइसिस होने पे, और 10th क्लास में भी पढ़ाया जाता है, ये ग्लूकोज देता है,
ईस्ट की प्रेजेंस में, और फ्रैक्टोज देता है। ये दो प्रोडक्ट देता है, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। तो मतलब इस सुक्रोज के अंदर कितनी यूनिट्स जुड़ी हुई थी? ये सुक्रोज 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट से मिलकर बना हुआ था, 2 शुगर यूनिट से मिलकर बना हुआ था, और जैसे मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया दोनों यूनिट्स क्या हो गई, अलग अलग सेपरेट हो गई। तो ये कहता है कि मुझे क्लासिफिकेशन इस बेस पे करना है, जब मैं हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ किसी भी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट का, तो कितनी नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे बेस्ड ऑन द hydrolysis products और based on the number of saccharide sugar units liberated on hydrolysis, number of saccharide और sugar units produced upon hydrolysis। तो पहला आपका saccharide होता है जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच do not produce any sugar or saccharide unit, sugar or saccharide units upon hydrolysis, units upon hydrolysis। मतलब वाटर के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ तो वो किसी भी नई यूनिट्स में डिवाइड नहीं होते, बिकॉज दे आर मेड अप ओनली ऑफ 1 कार्बोहाइड्रेट 1 sugar unit, because they have only 1 sugar or saccharide unit. They are made up of the 1 saccharide unit. They are made up of 1 saccharide unit. They do not have 2 or more than 2 saccharide units. मतलब उनका हाइड्रोलाइसिस भी करवा दूंगा तो मुझे एक ही क्या मिलता वहाँ पे, सैकेराइड यूनिट मिलती, मतलब वो हाइड्रोलाइज नहीं होते। जैसे कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, फ्रैक्टोज दिस इज मोनोसैकेराइड, ठीक है, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड। ये सारे किसका एग्जांपल है, मोनोसैकेराइड का। व्हाई दे आर मोनोसैकेराइड? बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस मोर यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस होने के बाद नई यूनिट्स नहीं मिलती। ग्लूकोज का ऐसा नहीं कि वो एक ग्लूकोज था, हाइड्रोलाइसिस किया 4 यूनिट्स में टूट गया, नहीं, वो उसके अंदर यूनिट ही एक है, तो टूटेगा कहाँ से, है ना। तो ग्लूकोज नेवर अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस एंड डिवाइड्स इनटू फर्दर यूनिट्स, सो इट इज़ नोन एज मोनोसैकेराइड। एंड मोनोसैकेराइड होता है ये एल्डिहाइड होता है, और ये फ्रैक्टोज कीटोन होता है, गैलेक्टोज आपका भी क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो ये कंपाउंड जनरली आपके मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं, दे आर जनरली मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इसके बाद कहता है ओलिगोसैकेराइड। सेकेंड टाइप जो दे रखी है वो है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मीन्स होता है ए फ्यू, मतलब कुछ एक यूनिट्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि 2 to 10 यूनिट्स लिबरेट कर सकते हैं अपॉन हाइड्रोलाइसिस। कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन प्रोड्यूस अबाउट 2 to 10 सैकेराइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। जो हाइड्रोलाइसिस होने पे ऑलमोस्ट 2 से 10 यूनिट्स लिबरेट कर सकते हैं, उन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं, ओलिगोसैकेराइड। जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट कितनी यूनिट देता हो, 2 यूनिट देता है, 2 यूनिट ऑफ सैकेराइड देता है हाइड्रोलाइसिस पे, उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड। जो 3 यूनिट देता हो हाइड्रोलाइसिस पे उसको जनरली बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, है ना। तो जितनी कार्बोहाइड्रेट यूनिट कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हाइड्रोलाइसिस पे प्रोड्यूस करेगा उसे जनरली हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। उसे जनरली हम क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड में जनरली आपका 2 से 10 यानी डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सुक्रोज हो गया जो कि जनरली आपकी टेबल शुगर होती है, सुक्रोज जो होगी वो टेबल शुगर होती है जो डेली हम खाते हैं। दूसरी है माल्टोस, ठीक है, माल्टोस जो माल्ट शुगर होती है, ठीक है, जो माल्टोस को जनरली माल्ट शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। लैक्टोस को जनरली बोला जाता है मिल्क शुगर, ठीक है। तो सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसैकेराइड। देयर इज वन मोर सैकेराइड विच इज नोन एज ट्राइसैकेराइड, एंड ट्राइसैकेराइड एग्जाम्पल वाज रैफिनोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसैकेराइड। एटलीस्ट ट्राइसैकेराइड तक का तो एग्जाम्पल मुझे याद रखना,
टेट्रासैकेराइड अगर मुझे नहीं भी याद है तो मुझे टेट्राइसैकेराइड तक का तो याद रखना ही रखना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट जनरली हाइड्रोलाइसिस होने के बाद सिर्फ एक ग्लूकोज कार्बन यूनिट एक ही उसमें शुगर यूनिट में रहते हैं, उन्हें जनरली बोला जाता है मोनोसैकेराइड, और दे डू नॉट लिबरेट न्यू सैकेराइड और न्यू शुगर यूनिट अपॉन हाइड्रोलाइसिस, दे आर नोन एज मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, आपके ये सारे किसका एग्जाम्पल होते हैं, उसका मोनोसैकेराइड का। ओलिगोसैकेराइड्स मीन्स दो सैकेराइड्स विच कैन लिबरेट 2 to 10 नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलाइसिस। लाइक 2 यूनिट्स देगा डाइसैकेराइड, 3 यूनिट्स हाइड्रोलाइसिस में मिले ट्राइसैकेराइड, 4 मिले टेट्रासैकेराइड, 5 मिले पेंटासैकेराइड। डाइसैकेराइड का एग्जांपल सुक्रोस, माल्टोस, लैक्टोस। और याद रखने का भी तरीका बता देता हूँ तीनों को। सुक्रोस, माल्टोस और लैक्टोस यानी डाइसैकेराइड का SML होता है ना, ठीक है। एक कंपनी होती है जो बसेस बनाती है जिसका शॉर्टकट लोगो होता है, शॉर्टकट फॉर्म होता है, वो SML होती है, ठीक है। तो S फॉर सुक्रोस, M फॉर माल्टोस और L फॉर लैक्टोस। लैक्टोस मिल्क शुगर को बोला जाता है, माल्टोस माल्ट शुगर को बोला जाता है, और सुक्रोस बोला जाता है जनरली टेबल शुगर को। रैफिनोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसैकेराइड। रैफिनोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसैकेराइड। नाउ लास्ट वन इज द पॉलीसैकेराइड्स, B या C part, polysaccharides. Polysaccharides, as the name suggests, they can liberate large number of, they can give large number of saccharide units. They can give large number of saccharide units upon hydrolysis. Upon hydrolysis, they can give large number of सैकेराइड यूनिट्स। छोटी छोटी बहुत सारी यूनिट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। जैसे अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। जनरली पॉलीसैकेराइड्स आपके क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर बनता है जिसका नाम होता है स्टार्च। अल्फा डी ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है जिसको जनरली मैं क्या बोलता हूँ, स्टार्च बोलता हूँ। स्टार्च इज ए पॉलीमरिक मॉलिक्यूल, तो पॉलीसैकेराइड कहलाएगा। इसी तरीके से बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना हुआ होता है, बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सुक्रोज एंड स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। तो सबको समझ में आया। मोनोसैकेराइड्स मीन्स जिसके अंदर एक ही यूनिट होती है शुगर की, और हाइड्रोलाइसिस उनका आगे होने के बाद कोई नई यूनिट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। 2 to 10 वाले सैकेराइड्स को हम ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं। फाइनली पॉलीसैकेराइड्स, दीज हैव मोर देन 10 शुगर यूनिट्स। जिनके अंदर 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट हो जाती है उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। और इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, सैकेराइड यूनिट्स जो प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोलाइसिस पे, वो पॉलीसैकेराइड्स कहलाते हैं। ओके, तो ये थी 3 टाइप की सैकेराइड्स बेस्ड ऑन द सैकेराइड यूनिट्स, और हाइड्रोकार्बन्स बेस्ड ऑन द सैकेराइड यूनिट्स। और जनरली मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, पॉलीसैकेराइड्स का एक जर्नल फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है C6H10O5, और पॉलीमर का N में भी 100 to 1000 कितना भी जा सकता है आपका, ठीक है। तो ये जनरली फॉर्मूला लिखा जाता है पॉलीसैकेराइड्स का। सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोहाइड्रेट्स का सेकंड क्लासिफिकेशन है, सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सोल्यूबिलिटी, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो कहता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द carbohydrate. First is the sugar carbohydrates and second carbohydrates are generally known as non-sugar carbohydrates. Sugar is the name given to those compounds which are crystalline solids, यानी perfect solid होते हैं, they forms crystal. The solid substances which are perfect solids and forms crystals. These are perfect solids and forms
these are the perfect solids and form crystals. These are water soluble, these are water soluble and sweet in taste, sweet in taste. These are generally named as sugar carbohydrates. Non-sugar, these are not crystalline, which are amorphous solid, which may be amorphous, which may be amorphous solids. This may be with amorphous solid or duplicate solids, not sweeter in taste, not sweeter in taste, and full and final. They may be insoluble or may be partly soluble, may be partially or partly soluble in water, soluble in water. जो वाटर के अंदर पार्टली सोल्यूबल होते हैं या कंप्लीटली इनसोल्यूबल होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जनरली क्या बोला जाता है? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट। दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट बताए, शुगर कार्बोहाइड्रेट और नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। तो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके अंदर जो क्रिस्टलाइन एक परफेक्ट क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कि जिनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, सॉलिड फॉर्म में, वाटर में सोल्यूबल होता है और स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जनरली यहाँ पे पॉलीमर होने की वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? अमरफस सॉलिड बोलते हैं, मीन्स डुप्लीकेट सॉलिड बोलते हैं। ओरिजिनल सॉलिड्स का नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है, जो क्रिस्टल की फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और फिर ये क्या क्या होते हैं? स्वीटर नहीं होते टेस्ट में, जैसे सेल्यूलोज होता है, घास होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता है ना, सेल्यूलोज घास में पाया जाता है, तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? आपका नॉन शुगर। तो नॉन शुगर में जनरली आपके पॉलीसैकेराइड्स आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जनरली किसके अंदर आते हैं? आपके नॉन शुगर में, लाइक स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ये किसके अंदर आता है? आपका पॉलीसैकेराइड में। और इधर शुगर में आपके मोनोसैकेराइड, ठीक है, और ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड। मोनो में ग्लूकोज हो गया, आपका फ्रक्टोज हो गया, ओलिगोसैकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज आ गए, रेफिनोज आ गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, शुगर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पहली क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट यूनिट या शुगर यूनिट्स लिबरेटेड अपॉन हाइड्रोलाइसिस, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज शुगर और नॉन शुगर, which are crystalline solid, sweeter in taste और soluble in water. They are generally known as शुगर्स। मतलब जो शुगर की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं उन्हें हम शुगर कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड शुगर होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आपके जनरली क्या होते हैं? नॉन शुगर होते हैं। लास्ट, बेस्ड ऑन द केमिकल टेस्ट, बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, ऐसा भी लिख सकते हो, बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक तो हमने यही कहा था कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कैसे बनाया जाएगा वो देखो, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जनरली दो टाइप के शुगर यहाँ पाई जाती हैं, एक होती है रेड्यूसिंग शुगर और दूसरी होती है आपकी बी नॉन रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। मैंने ये बोला था यूनिट एल्डिहाइड और कीटोन वाली थी, उसके अंदर मैंने बोला था ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाया था और मैंने बोला था 1 डिग्री अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 डिग्री अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, कीटोन अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बट द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वाज वेरी हार्ड। कीटोन का ऑक्सीडेशन बहुत हार्ड होता है, जनरली हम आसानी से नहीं करवा सकते, क्योंकि एल्डिहाइड में तो मुझे क्या करना था? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए इस बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन को ही तो इंसर्ट करना था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही तो ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना था। सिंपल सी बात थी। एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO होता है, इस ऑक्सीजन को बीच में इंसर्ट करना था, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना था। कीटोन के केस में क्या होता है? कीटोन के केस में तो ऐसे कार्बन लगा हुआ था और मुझे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके वहाँ OH लगाना था। कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बहुत स्ट्रांग होता है, आसानी से ब्रेक नहीं होता,
कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, सो इट विल नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन वेरी इजीली। सो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन हार्ड होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, आसानी से। तो कहता है कि एक रिएजेंट था टोलेंस रिएजेंट, एक रिएजेंट था जिसका नाम क्या था, टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट जनरली फॉर्मूला होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा कंपाउंड था आपका फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन था आपका फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है कॉपर 2 पॉजिटिव सॉल्यूशन, फेलिंग 2 होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये दो रिएजेंट थे, दोनों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, दोनों आपके क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। किसको ऑक्सीडाइज कर पाते हैं, दे कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड बट दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन। क्यों, अभी अभी मैंने रीजन बोला, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ द कीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज वेरी इजी एज कंपेयर टू द ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। व्हाई, एक्सप्लेनेशन भी पूछ ले। इन द केस ऑफ एल्डिहाइड वी हैव टू ब्रेक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंसर्ट ऑक्सीजन, but in the case of ketone we have to break carbon carbon bond to give the carboxylic acid. This bond is a stronger bond as compared to this bond is stronger as compared to the carbon hydrogen bond which is weaker as compared to the carbon carbon bond. So इसका तो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन आसानी से नहीं होगा तो मैं इसको नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई भी शुगर जो कि पहली बात जिसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, या ऐसी शुगर जिसमें कीटोन प्रेजेंट होता है, तो कीटोन वाली शुगर जनरली नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के केस में आती है ना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के केस में आती है। लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं होगा, ये हर बार ट्रू नहीं होगा। इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। जो शुगर, जो कार्बोहाइड्रेट आपका टोलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। टोलेंस रिएजेंट को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। तो दूसरों को रिड्यूस कर सकती है तो रिड्यूसिंग शुगर, दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकती तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स which can reduce tolerance and failing solution called reducing sugar, उनको जनरली क्या बोला जाता है, आपके रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। जो एल्डी है, जो टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, आपके reducing sugar। which cannot the carbohydrate particle which cannot oxidize cannot reduce tolerance reagent or failing solutions, these are known as non reducing sugar। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए उसके अंदर पहली बात एल्डिहाइड ग्रुप्स का होना जरूरी है, और कई बार कीटोन भी आपका क्या दिखाता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। कई बार कीटोन भी आपका क्या शो करता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर। वो उस केस में करता है जब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे फ्रक्टोज के केस में आपका रिड्यूसिंग शुगर्स बन जाएंगे, फ्रक्टोज में आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। तो ये कहता है कि रिड्यूसिंग शुगर में ऑल monosaccharides are reducing। ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग क्यों होती हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो और चाहे उसके अंदर कीटोन हो, क्योंकि उनके एक्चुअल फॉर्म जो होती है वो क्लोज स्ट्रक्चर होता है। कभी आपको कहो कि जी फ्रक्टोज में तो कीटोन होता, आप उसको कैसे ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग नेचर में मान रहे हो। तो छोटा सा लॉजिक है कि जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जनरली फ्रक्टोज का ओपन चेन, वो स्ट्रक्चर रियल नहीं होता है। रियल स्ट्रक्चर होता है क्लोज चेन, जिसके अंदर कीटोन ग्रुप का नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो मैं दिखाऊं भी वहाँ पर कीटोन ग्रुप का नेचर कैसे चेंज होता है। तो आप इतना याद रखिए, सारे मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, और डाईसैकेराइड्स में सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, छोड़ के सुक्रोज को। माल्टोज एंड लैक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग में आता है ओलिगोसैकेराइड्स का एक पार्ट जिसको बोलते हैं सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड्स। और सारे पॉलीसैकेराइड, जितने भी पॉलीसैकेराइड होंगे सारे नॉन रिड्यूसिंग होंगे। कैसे कैसे,
सेल्यूलोज, स्टार्च, ठीक है, डेक्सट्रीन, ग्लूकोजन, सारे के सारे क्या होंगे आपके पॉलीसैकेराइड्स, नॉन रिड्यूसिंग होंगे। तो आज मैंने पढ़ाया आपको कि एल्डिहाइड कीटोन्स आज स्टार्टिंग करी बायोमोलिक्यूल से। वो मोलिक्यूल्स जो कि लाइफ के सस्टेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें जनरली क्या बोला जाता है, आपके बायोमोलिक्यूल्स बोला जाता है। ये कॉम्प्लेक्स और बल्कियर मोलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, ये आपके विटामिन्स, डीएनए, आरएनए, इनको जनरली क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट जनरली होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन, बट न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। एल्डिहाइड का एग्जाम्पल ग्लूकोज और कीटोन का एग्जाम्पल फ्रक्टोज होता है। आफ्टर दैट रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो टॉलरेंस रिएजेंट या फैलिंग रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशंस को, फैलिंग ए सॉल्यूशन होता है कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फैलिंग बी, फैलिंग दो टाइप का होता है, फैलिंग ए और फैलिंग बी। फैलिंग बी जो होता है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोल्ट होता है, सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ टार्ट्रेट होता है। टॉलरेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर हाइड्रोक्साइड या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो जो इन दोनों को रिड्यूस कर सके उन्हें हम जनरली रिड्यूसिंग बोलते हैं। इसमें आपके मोनोसैकेराइड्स आते हैं, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़ के सारे आते हैं। पॉलीसैकेराइड सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड में सुक्रोज होता है, पॉलीसैकेराइड सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। मोनोसैकेराइड्स वो होते हैं जो एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट से मिलके बने होते हैं या एक शुगर यूनिट से मिलके बने होते हैं, हाइड्रोलाइसिस पे कोई नई यूनिट नहीं बनाते। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं जो 2 से 10 यूनिट देते हैं और इससे ज़्यादा देने वालों को हम क्या कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स को हम शुगर बोलते हैं और इनसे ज़्यादा जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन शुगर्स, ठीक है। तो आपको ये स्टडी करना है, ठीक है। पहला लेक्चर था ये बायोमोलिक्यूल्स का, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे अपना कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर इसमें लगेंगे नहीं बायोमोलिक्यूल्स में। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।